हेलो छात्राओं, आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के पेपर को आज हल करेंगे, जो कि 2016 के प्रश्न को आज देखेंगे। जो कि 2016 में यह प्रश्न आया हुआ था, जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। अब इस पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ये तो वैसे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनको डायरेक्ट आप हल करके इनके विकल्प को देख सकते हैं और वहाँ पर मार के आप लिख सकते हैं, परंतु हम लोग डिटेल्ड में इसको डिस्कस करेंगे कि इसको किस प्रकार से है, ताकि अगर यह अति लघुत्री में आ गया है प्रश्न तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से इसको हल कर सकें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को उठाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है कि गुणात्मक प्रतिलोम है, हमको क्या करना है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक बात जान लीजिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जो मूल संख्या का किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, क्या चीज़, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम। देखिए हमने इसका डिफिनेशन से लिख दिया है, ताकि अगर कभी अति लघुत्री प्रश्न में अगर पूछ दिया कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है, गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसे मूल संख्या जैसे मान लीजिए कि 3/2, मतलब मूल संख्या 3/2 से गुणा करने पर गुणनफल, मतलब जो इससे किसी संख्या से हम क्या किए हैं, गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, प्राप्त संख्या क्या होगा, 1 प्राप्त होता है। उसको हम क्या कहेंगे कि वह क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अब एक बात बताइए कि इसमें किस चीज़ का गुणा करेंगे। तो जब अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको यह संख्या पता नहीं है, तो अब हमको पता तो है नहीं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि माना कि यह संख्या यक्स है, ठीक है, यह संख्या यक्स है। तो अब यक्स, यह जब यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो गुणा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो क्या होगा, 1/3/2 इस प्रकार की संख्या बन जाएगी। अब एक बात बताइए, यह तो बट्टे में है परंतु यह बट्टे में नहीं है, तो अब इसको भी बट्टे में कर देंगे, तो यह अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या आ गया कि 2 ऊपर हो गया, इसका गुणा ऊपर वाले में हो गया और इसका गुणा इसमें हो गया, तो नीचे आ गया। आंसर क्या हो गया, 2/3 आ गया। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अब कोई 3/2 है, इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर हम 2/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हल करने के लिए अगर आपको अति लघुत्री में प्रश्न बोल देगा तो आप इस प्रकार से हल करेंगे, आपको पूरे जितने 1 नंबर का प्रश्न रहेगा तो आपको 1 नंबर आएंगे ही आएंगे, अगर आप इस प्रकार से हल करेंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में जबकि हमने पहले वाले प्रश्न को हल कर लिया है, अब बारी है दूसरे प्रश्न को हल करने की। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4 का 3% है। यहाँ पर क्या बोला है, 4 का 3% है, मतलब कि यहाँ पर हमको इस 4 का गुणे 3 नहीं करना है। यहाँ पर हमको इसके कहने का अर्थ क्या बन रहा है, इस प्रश्न के हिसाब से इसका अर्थ क्या बन रहा है कि 3/4, मतलब यह जो 4 का 3%, प्रतिशत का मतलब यहाँ पर हो गया 100, ठीक, प्रतिशत क्या है, तो अब ज्ञात कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, तो 25 चौको होता है 100 और 25 तियाँ 75, तो यहाँ पर आ गया आंसर हमारा क्या, 75 जो है विकल्प सही है। और इसमें जो हमने अगला हल किया था उसमें तीसरा विकल्प सही था। समझ में आया कि नहीं है। और बहुत सारे बच्चे इसको इस प्रकार से हल करते हैं जो कि गलत है, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ ताकि इसको करके गलत ना कर दें। यह वो सोचेंगे क्या कि 4 का 3%, तो ये 4 का इसका 3%
3% का मतलब 100 से भाग। इस प्रकार से निकालने लगते हैं। ये निकालने के लिए निकल जाएगा, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और यह एकदम सटीकता से आराम से निकल जाएगा। तो इसको छोड़िए, इसको पकड़िए, आराम से हल हो जाएगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा समय नहीं देना है। बहुत इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो बहुत आएंगे, तो 1 नंबर के आएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिकतर इस प्रकार के आते हैं, तो इस पे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a को क्या करिए, सरल करने पर, क्या करने पर, सरल करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। हम इसको जब सरल करेंगे, सरल वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो ज़रूरत पड़ती है गुणा करने की, जोड़ करने की, वो किया जाता है, मतलब सारी प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु बस एक नियम होता है कि हमको उस नियम के हिसाब से करना होता है। कोष्टक कब टूटेगा और कोष्टक टूटता है तो क्या होता है, यह नियम को ध्यान देते हुए सरल करने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को उतारते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न दिया है कि a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a, यह प्रश्न दिया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर और कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो ये कोष्टक ही दिख रहा है। कोष्टक दिख रहा है तो हमको क्या करना है, कोष्टक को ही तोड़ देना है। क्या कर देना है, कोष्टक को ही तोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोष्टक देखिए, अब एक बात बताइए, हमने क्या देखा है कि जब भी कोष्टक माइनस जो है कोष्टक के बाहर रहता है और कोष्टक जब टूटता है तो पूरे में माइनस का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अब यहाँ पर माइनस का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 2a माइनस b। अब आगे जब ये कोष्टक टूटा, अब इसका उसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2a। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यह a है, यह भी a है, यह दोनों मिल रहे हैं तो इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो हमने अब दोनों को पास में ला देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2a धन a माइनस b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 a था और ये ठे और ये ठे आ गया, तो क्या हो गया, 3 a और माइनस b, यह आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम हल करके इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। पहला विकल्प ही मिल गया और पहला ही विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, एक जो हमने तीसरे प्रश्न को भी हल कर लिया है, अब बारी है चौथा प्रश्न के हल करने की। चौथा प्रश्न जो भी दिया है उसको देखते हैं और पढ़ते हैं, उसको हल करते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं। देखिए, जो भी समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मस। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले देखिए, पहले ऐसा करते हैं कि प्रश्न पढ़ लेते हैं पूरा। मस कितना है, 35 है। उनका लस 225 है। उनमें से एक संख्या क्या है, 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में समस्या ना हो। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसक दिया है तो मस लिख लेते हैं कि मस बराबर क्या दिया है, मस बराबर 35 दिया है, तो हम 35 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बोला है लस कितना दिया है, लस बराबर 575 है कि 25 है, 25 है, 525। फिर उसके बाद जो उसमें से जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं में से एक संख्या क्या है, 175 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या क्या है, 175 है, और उसमें से दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी को हमको क्या करना है, पता करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है
कि यहाँ पर हमको पता है कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तब वह बराबर होता है उन संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा मस गुणे लस के। यह है हमको पता। तो चलिए हम जो यह पता है इस पे हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन हमें दूसरी संख्या पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या है वह दूसरी संख्या x है। हमने मान लिया कि दूसरी संख्या क्या है, x है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या क्या है, 175 है। तो हम लिख दिए कि 175 गुणे दूसरी संख्या क्या है, x है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर हमने x लिख दिए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि मसा, तो मसा कितना है 35 लिख दीजिए गुणे। फिर उसके बाद बोला है लसा, तो लसा कितना है, लसा है 525। अब इसको क्या करिए, हल कर लीजिए। हल करने पर हमें क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर x है तो इसको x रखने, यहाँ पर गुणा है तो गुणा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं, पूरा लिख लिए, ठीक। अब बट्टे में लिख देंगे 175। अब भाग करिए, भाग करिए 5 से काटेंगे, सिंपल सी बात है। 5 5 हर जगह दिखाई दे रहा है तो 5 ही से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट गया। यह 5 तिहाई 15, इसमें से 2 बचा, 5 तिहाई 25, ये 5 तिहाई 15 हो गया, 2 बचा था, फिर 25 कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचा 7 और ये बचा 5। तो अब इसको काट लो, 7 तक कम 7, 7 बचे 35। समझ में आया कि नहीं है, 35। अभी 5 बचा, अब इसको काट लो। तो 5 एक कम 5, ये पूरा कट गया नीचे का, 5 एक कम 5। अब ये तो कटा नहीं, 0 दे दीजिए। अब ये तो दोनों मिलके 25 हो गया ना, तो 25, मतलब कटने पर क्या आ गया, 125 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घालमेल हो गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इसका सीधे गुणा करके फिर इससे भाग कर दीजिएगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, कोई समस्या ही नहीं है। अब यहाँ पर मिला लीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है, चौथा विकल्प सही है। 105 जो है आंसर में आ गया है, ठीक है। तो वही x का दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है, 105 जो है दूसरी संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो 5 नंबर का प्रश्न है, हमने चार प्रश्न को हल कर लिया है। वह लास्ट प्रश्न जो है बहुविकल्पी का 5वां प्रश्न कह रहा है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। इसमें कह रहा है 5 का स्थानीय मान सबसे क्या है, अधिक है, यह पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो विकल्प हैं, इन विकल्पों सभी विकल्पों का क्या करना पड़ेगा, स्थानीय मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनमें से कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और यहाँ पर दशमलव का भी ध्यान देना है। तो चलिए पहले इस सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जो दिए हैं विकल्प, सारे विकल्प को, पहला विकल्प दिया है, क्या दिया है, 382.159, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं। तो अब देखिए एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप स्थानीय मान ज्ञात करें तो दशमलव के इस साइड जो है और दशमलव के इस साइड का बड़ा ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें, इसी में मिस्टेक होगा। देखिए दशमलव के इस साइड यह इकाई का स्थान है, समझ में आया कि नहीं है, और यह दहाई का, यह सैकड़े का, समझ में आया कि नहीं है। एकदम सेम इसी का अपोजिट, यह क्या हो गया, इकाई का हो गया। यह नहीं कि यहाँ से इकाई देखेंगे, ना, इधर से ही इकाई देखना है। देखो तीर का जो निशान दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से चलना है। तो इकाई का स्थान, यह क्या है, दहाई है, यह क्या है, सैकड़ा है।
समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से हमको चलना है, समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए यह दशमलव है, यहाँ पर हम सभी में क्या कर रहे हैं, 5 का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई दिखाई दी, फिर उसके बाद क्या दी, 5 चौथे स्थान पे, दहाईवें स्थान पे, तो 0 लिख दिए, यहाँ पर दशमलव देंगे, यह क्या हो गया, इकाई हो गया, यह क्या हो गया, इकाई हो गया। कितने अंक आगे आ रहा है, 8 ही अंक आ रहा है ना, तो 8 ही 0 लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5, यह हो गया। इसमें 5 का इकाई का स्थानीय मान हमने क्या कर लिया, 5 का स्थानीय मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। समझ में कि नहीं आया? अब इसी प्रकार से दूसरे विकल्प को देख लेंगे। अब यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सेम आप उसी प्रकार से हल करेंगे। क्या 286.05, ठीक है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पर जब 5 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दशमलव लगाए हुए थे, दशमलव लगा दिए, फिर क्या लिखा है, 1 2 2 0 है ना, मतलब कि कब था, इकाई दहाई सैकड़े स्थान पे है। तो अब यहाँ पर कौन है, 1 2 0, तो यहाँ पर देखिए 2 0, फिर उसके बाद 5 बन गया आपका। इसी प्रकार से हल करना है। अब आगे देखिए तीसरा विकल्प है, जो तीसरा विकल्प है वो क्या है, 5 1 1, यह चौथा है, इकाई वाले स्थान पे है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखना है, 0 इकाई वाले स्थान पे, तो इकाई वाले स्थान पे सेम लिख दीजिए। चौथा विकल्प क्या दिया है, चौथा विकल्प दिया है कि 286.08, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये दहाई वाले स्थान पे है, तो यहाँ पर सिंपल सा है 0.05। ये सभी, इन सभी लोगों का हमने क्या किया है, स्थानीय मान जो है, सारे विकल्पों का हमने क्या कर लिया, स्थानीय मान ज्ञात कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए अब इनमें से कह रहा है कि सबसे अधिक है, तो कौन इसमें से सबसे अधिक है? देखिए, जो दशमलव के सबसे पास होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो दशमलव से ज़्यादा दूर रहता है, जितना दूर रहेगा वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो यह सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, उससे बड़ा यह है, यह सबसे छोटा यही है। ये दोनों तो क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे बड़ा पूछा था, तो हमने बता दिया कि सबसे बड़ा कौन है, तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प कौन है, यही है तीसरा विकल्प, जो कि बोला था कि स्थानीय मान बताइए किसका, 5 का स्थानीय मान बताइए, जो स्थानीय मान सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक कौन सा था, तीसरा विकल्प। समझ में आया कि नहीं है? और बहुविकल्पी प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब बारी है अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने की। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि 13 - 8 × 2 कोष्टक में प्लस 3 का क्या करना है, मान लिखिए। क्या करिए, मान लिखिए, मतलब इसको हल करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न में दिया है 13 कोष्टक में 8 × 2 प्लस 3। अब एक बात देखिए, यहाँ से जब हल करेंगे तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, वह नियम है। क्या नियम है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखा कोष्टक हल करना है। कोष्टक पहले हल करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, रेखा कोष्टक हल करना है, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। उसके बाद क्या करना है, भाग को हल करना है, फिर उसके बाद गुणे को, फिर उसके बाद जोड़ को, फिर उसके बाद घटाना को। यह है नियम, सरल करने का नियम जो है, सरलीकरण का यह नियम है। यह ऐसा नहीं कि सरलीकरण कभी भी आप इसी प्रकार से ही हल करेंगे। समझ में कि नहीं? तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या है, कोष्टक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है। तो कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो क्या दिया है कि 13 माइनस, अब ये गुणा का चिन्ह है बीच में, तो 8 दूना के 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब देखिए ये क्या है, कोष्टक में है,
तो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही। अब देखिए ये कोष्टक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस जब कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 - 16 + 3 इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में कि नहीं है? अब क्या बोल रहा है कि आपको भाग करनी होगी, भाग तो है नहीं है, फिर उसके बाद गुणा करना होगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो ये जुड़ जाएगा। अगर ये माइनस होता तो ये इससे जुड़ता, लेकिन ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 - 3 - 16 लिखेंगे। फिर अब इसको जोड़ दिए तो क्या हो गया, 16 - 16। अब इस दोनों को घटा देंगे तो 16 में से 16 जाएगा, कितना आएगा, जी 0 आएगा, मतलब 0 आएगा। तो यह हमारा जो है वो पूछा था कि मान लिखिए, तो हमने मान बता दिया कितना है कि इसका 13 माइनस कोष्टक में 8 × 2 + 3 का मान होगा 0। अगला प्रश्न जिसमें से हमने पहले प्रश्न को 6वां वाले को हल कर लिया, अब बारी है 7वें प्रश्न की। कह रहा है कि 8 के प्रथम पाँच अपवर्त का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। लिखिए, मतलब कि हमें क्या करना है, 8 के प्रथम 5 क्या करना है, गुणज लिखना है। तो प्रथम 8 का क्या बोला है कि 8 का प्रथम 5 क्या लिखना है, अपवर्त्य। इसको क्या बोला जाता है, गुणज भी कहा जाता है, गुणज। क्या करिए, लिखिए। तो हमने क्या करना है, प्रथम 5 का मतलब 1 2 3 का गुणा करना है, पहाड़ा पढ़ लीजिए, मतलब ऐसी संख्या से हमको गुणा करना है। तो हमने गुणज का मतलब गुणा करना होता है। तो अब ये क्या है, 8 है, तो पहले कौन सी संख्या आती है, 1 का ना आता है। तो हम क्या करते हैं, 1 से गुणा कर लेते हैं, तो वह आ गया 8। फिर इसके बाद 2 3 4 5। अब इस सभी से क्या करिए, 8 का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब गुणा कर देते हैं, तो 8 दूना के 16, फिर हो गया 24, फिर हो गया 32, फिर हो गया 40। जो पूछा था प्रश्न में कि आप क्या करिए, अपवर्त्य बताइए, मतलब कि गुणज बताइए किसका, 5 का प्रथम, पहला। ऐसा बोल देता कि 5 बताइए, तो आप कुछ भी बता सकते थे। आप जो है 40 48 कुछ भी बता सकते थे, जो कि 5 का गुणज होना चाहिए, अरे 8 का गुणज होना चाहिए। लेकिन वो बोला है कि प्रथम, पहले 5 का, तो हमने पहले 5 का बता दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अपवर्त्य जो का अर्थ होता है गुणज, ये ध्यान देने वाली बात है। ये सर इसके अपवर्त्य के जगह पे ये गुणज भी बोल सकता था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोला है कि 350 मतलब 350 का 10% कितना होगा। हमको क्या करना है, 350 का क्या करना है, 10% निकालना है। प्रतिशत का मतलब हो गया 100, भाग कर दीजिए, ये इससे कटा, आ गया क्या 35 से कम 35, ये आ गया क्या 35। कितना होगा, तो 35 का 350 का 10% क्या होगा, 35 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, इसको लिखने के लिए आप आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, अति लघुत्री के लिए, ठीक है, परंतु इस प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि 3ABC धन 2AB² माइनस 5ABC धन 3AB² को क्या करिए, सरल कीजिए। क्या करिए, सरल कीजिए। तो सरल करना है, तो चलिए पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। मैंने बताया ही अभी सरल करने का नियम, पहले जोड़ना घटाना, ठीक है, कोई समस्या है ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ऐसे तो आप लोग, ठीक है। अब प्रश्न लिख लिए। अब देखिए हमने क्या बोला था आपसे हमने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सरल में भाग करना होता है, गुणा करना होता है, फिर उसके बाद जोड़ना होता है, फिर उसके बाद घटाना होता है। तो इसमें भाग है या नहीं है, गुणा है या नहीं है, जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है।
तो देखिए जो एक जैसे है, यह वाला एक जैसे है ना, इन दोनों को एक साथ ही, क्योंकि कभी चर जो है समान चर ही जुड़ेंगे, असमान चर जुड़ेंगे नहीं, ना वो घटेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3abc माइनस 5abc। अब ये यहीं पे रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए 3ab², फिर प्लस क्या लिखना है 3ab²। अब देखिए ये दोनों मैच कर देने हैं, ये दोनों मैच कर देने हैं। अब का बारी है कि इन दोनों को, अब ये क्या है माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटाना है। तो अब बताइए कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2abc। अच्छा एक बात बताइए, 3 बड़ा है कि 5? 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अगर 3 बड़ा होता तो हम आगे जो प्लस का चिन्ह 3 के आगे था तो 3 प्लस लगा देते। अब यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा। मतलब कि 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, चाहे 1 लिखो या रहने दो। अब देखिए कौन बड़ा है, ये 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बस यही हो गया आपका आंसर। आप इस तरह लिख सकते हैं या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ज्यामिति के सिद्धांत के अनुसार 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए जो मैंने यह पूछा था प्रश्न में कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल एक ही रेखा जो है खींची जा सकती है। जो कि मैं यहाँ पर पूरा जो सिद्धांत है ज्यामिति का, उस सिद्धांत को यहाँ पर लिखा हूँ। सिद्धांत कहता है कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक सीधी रेखा, यहाँ पर ध्यान देना है क्या चीज़ कह रहा है कि केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सिर्फ एक ही रेखा जो है खींची जा सकती है। यह जो है ज्यामिति का क्या है मूल सिद्धांत है कि एक रेखा को परिभाषित करने के लिए 2 अलग अलग बिंदु आवश्यक और पर्याप्त होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो यहाँ पर लिख दिया हूँ आप इसको जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रश्न नंबर 11 कहता है कि किसी वृत्त के व्यास, क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। यहाँ पर क्या बताना है कि व्यास और त्रिज्या का क्या करना है, संबंध बताना है। किसके लिए? वृत्त के लिए। किसके लिए? वृत्त के लिए। तो देखिए जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। क्या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो है त्रिज्या जो है व्यास का आधी होती है। ये भी लिख सकते हैं या यह लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी अर्थात 1/2 होती है। और आपको पता है कि व्यास को हम किससे दर्शाते हैं, डी से। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संकेत में जो व्यास होता है, व्यास जिसको हम डी से दर्शाते हैं, और त्रिज्या जो है त्रिज्या, इसे हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोला है कि जो व्यास होता है, मतलब व्यास जो होता है
वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब कि यह क्या होगा, r इसका 2 गुना होता है, मतलब 2। हम लिख सकते हैं कि d बराबर 2r, यह हो गया। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि r बराबर d/2, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यह होता है वृत्त के व्यास और त्रिज्या का संबंध, यही होता है कि r बराबर d/2 होता है, या तो आप लिख सकते हैं कि d बराबर 2r होता है। जिसमें से पहला प्रश्न दिया है कि क्या करिए, हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। यह प्रश्न दे दिया है, चलिए हम इसको क्या करना है, हल करना है। इसको मतलब कि हल करना है मतलब सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए, क्योंकि ये जो भी दिया हुआ है तो हम प्रश्न पहले लिख लेते हैं। 121 भागे 16 माइनस कोष्टक में 14 माइनस 3 9 कोष्टक बंद। देखिए, आपको जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप थोड़ा सा भी चिंतित ना हो, बस आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। क्या चीज़ को? सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ये हुआ कोष्टक हल करने। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, कोष्टक के बाद ध्यान देना है कि आपको भाग करनी है, फिर उसके बाद क्या करनी है, गुणा करना है, फिर उसके बाद जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। बस इस नियम को आप ध्यान देंगे तो आप इस सवाल को कभी भी इस ऐसे सवाल को जो सरलीकरण करने के लिए आएगा या हल करने के लिए आएगा तो उसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हमने बताया है कि रेखा कोष्टक को हल करना, तो रेखा कोष्टक है नहीं, तो उसके बाद क्या बचता है, जो ये छोटा कोष्टक। तो यहाँ पर छोटा कोष्टक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाएंगे क्या कि 121 ज्यों का त्यों उसे उतारते चलेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक कि हमारा जो है छोटा कोष्टक ना आया है। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 9 और 6, और भी माइनस में, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक कोष्टक बंद कर लीजिए। अब इस कोष्टक को क्या करिए, तोड़ दीजिए। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम यही प्रक्रिया करते चलेंगे। अब एक बात बताइए, अब ये कोष्टक क्या है, टूट गया। जब कोष्टक टूटा तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोष्टक टूटा, ये सटा हुआ है, सटा हुआ भाग है, तो जब ये कोष्टक का गुणा हो, मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा। कोष्टक टूटा क्योंकि सटा हुआ है, मतलब गुणा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अब एक बात बताइए, इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा और इस 3 का गुणा 3 में होगा, तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ तक चलिए, देखिए कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये 14 उतार दिए, फिर माइनस, ये 3 तरीके 9, आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा ही दिए हैं। फिर अब बारी है रेखा कोष्टक था ही नहीं, छोटा कोष्टक हल हो गया। अब बारी है किसकी, मझले कोष्टक की। तो पहले मझले कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो मझला कोष्टक को हल करने के लिए सबसे पहले सभी को उतारते हुए मझले कोष्टक के पास जाएंगे। तो मझला कोष्टक कह रहा है कि 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। क्या बचा, 5। अब एक बात बताइए, अब ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और ये जब कोष्टक टूटेगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ में कि नहीं आया? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 16 -5, एक कोष्टक बंद। यहाँ तक समझ में आया? अब बारी है बड़े कोष्टक को हल करने की। तो बड़ा कोष्टक हल करेंगे। बड़ा कोष्टक हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या पाएंगे कि अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 11। अब एक बात बताइए, सिंपल सा देख रहे हैं कि 11 का पारा 11 बार में पढ़ेंगे तो क्या होगा, कट के आ जाएगा 11। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको यही पूछा था कि आप इसे हल करिए, तो हमने इसे हल करके बता दिया कि इसका आंसर क्या है, 11 है, जो सरलीकरण पे आया हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 13 वाला। 12 वाले को हल कर लिए हैं, बारी है 13 वाले को। कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का
कोण बनाइए, क्या करिए 60 डिग्री का हमको क्या करना है, कोण बनाना है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप क्या करिए, सर्वप्रथम आपको पहला कार्य क्या करना है कि सबसे पहले हमने ए और बी एक रेखा खींच ली, ठीक है। उसके बाद हम इस बी को केंद्र मानकर एक किसी भी त्रिज्या पर हमने एक चाप लगा देना है। यहाँ पर लिया हमने, क्या किया, एक चाप लगा दिया, यहाँ पर चाप लगा दिया। अब ये जो एक यहाँ पर कटान बिंदु है, मान लीजिए कि ये इसका नाम सी है, ठीक। तो इस सी को केंद्र मानकर, यहाँ पर केंद्र मानकर अब एक हमने चाप लगा देनी है। अब जो चाप लग गई है इसको हमने डी मान लिया है। अब इस जो चाप लगा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, बी से मिला देंगे। यह हमारा बन गया 60 अंश का कोण बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? जिसने 60 डिग्री का कोण बन गया, क्या बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया, जो हमने पूछा था। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया है, जो भी हमने यहाँ पर जो कार्य किया है वो सभी कार्य को यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले ए बी एक रेखा खींची है और हमने फिर बी को जो है क्या किया है, केंद्र मानकर एक जो है चाप लगा दिया है, जो कि कहाँ पर प्रच्छेदित हुआ है, ए बी को सी पे काट दिया है, जो कि हमने दोबारा वही लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया है, जो कि किसको, बी वाली जो रेखा गई है, मतलब कि जो जहाँ से कटा हुआ है, ये रेखा को क्या कर रही है, प्रच्छेदित कर रही है। कहाँ पर कर रही है, डी पे कर रही है। अब इस डी और बी को मिला देंगे और इनके बीच का जो बना कोण होगा, कितना कोण का होगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जबकि 13 वाले प्रश्न को हल के बारी है 14 की। कह रहा है कि रोहित के पास जो है कितने आम हैं, 4x - 3y + 7z जो है क्या है, आम है। हम लिख लेते हैं इसको, रोहित के पास कितने आम हैं, रोहित के पास आमों की कुल संख्या, आमों की कुल संख्या कितनी है, 4x - 3y + 7z क्या है, आमों की संख्या है। फिर कह रहा है उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को क्या किए, दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे यह पता करना है, मतलब ये घटाना है। तो अब इसको पहले लिख लेते हैं, अपने भाई उसने दिए, कितने आम दिए, -2x - 3y + 7z जो है आम क्या कर दिए, उसने दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो जितना आम था उसमें से कितने आम को घटा देना है, जितने उसने अपने भाई को दिया है। तो हमने क्या करना है, लिख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि रोहित के पास बचे आमों की संख्या बराबर क्या होगा, जो उसके पास कुल आम की संख्या थी, कुल आमों की संख्या माइनस दी गई आमों की संख्या, दी गई आमों की संख्या। अब एक बात बताइए, कुल आमों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि 4x - 3y + 7z, ठीक। फिर उसमें से क्या करना है, घटा देना है, किससे, दी गई संख्या। तो यहाँ पर 2x - 3y + 7z, ठीक है। इसको क्या कर देना है, घटा देना है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लस, अरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस। अब इस माइनस का गुणा सभी में कर देंगे, तो हम क्या पाएंगे कि 4x - 3y + 7z। अब इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, +2x। फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो होगा +3y।
3y, फिर इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो क्या होगा, -7z। ठीक है, अब यह बन गया। अब जो यक्स है, यक्स वाली जो समजाति चर हैं, अचर हैं, ठीक है, समजाति चर हैं, उनको एक साथ कर लेते हैं। तो अब इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ कर लिए, -3y और +3y, फिर +7z, फिर -7z एक साथ कर लेंगे। अब एक बात बताइए, इस y से यह y, ये प्लस था ये माइनस था, दोनों खत्म हो गए, ये भी इससे खत्म हो गया, बचा क्या, यह। अब 4 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। तो हमें बताना क्या था कि रोहित के पास बचने वाले आमों की संख्या कितनी है। तो रोहित के पास बचने वाली आमों की संख्या 6x जो है आम उसके पास बचे हुए हैं। किसके पास, रोहित के पास। अगला प्रश्न दिया हुआ है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक क्या करना है, पता करना है। मतलब LCM, ठीक है, LCM हमको क्या करना है, पता करना है, ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। अब इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका खंडन कर लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, 2 से काटिए ना सब। अब यहाँ पर हमने सबको क्या कर लिया है, खंडित कर लिया है, काट लिया है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, जो अंक दिए हैं उसको लिख लेंगे, 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 3 फिर गुणे 5 फिर गुणे 7। अब इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, 24 पच्चे 120 और 120 साते 840। ये आपका क्या हो गया, जो है ये प्रश्न में पूछा था कि लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि इन संख्याओं का, किसका, 56, 70 और 84 का LCM कितना होगा, 800 होगा, 840 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, जबकि हमने 15 वाले प्रश्न को हल कर लिया है, अब बारी है 16 वाले प्रश्न को हल करने की। तो 16 वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या करिए, वृत्त खींचिए। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर क्या बोला है, व्यास कितना दे दिया है, 7.2 दे दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि वृत्त का व्यास कितना है, 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक, जो प्रश्न में दिया था। तो सबसे पहली बात है कि वृत्त कब खींचा जा सकता है, जब उसकी त्रिज्या पता हो। तो सबसे पहले हम त्रिज्या पता कर लेते हैं। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है D/2। R बराबर क्या होता है, D/2 होता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि D का मान हमको दे ही दिया है, व्यास बराबर क्या दिया था, 7.2, और त्रिज्या बराबर हमको पता करना था। अब हम यहाँ पर इस सूत्र पे क्या कर लेंगे, रख देंगे। तो R का मान हमको पता नहीं है, इसको रहने दीजिए। ये जो D का मान मतलब व्यास का मान क्या है, 7.2 है, बटे में 2 लिखा है तो 2। अब 2 से भाग करेंगे तो ये गया 3 बार में, और 1 गया इसमें जुड़ गया तो हो गया ये 12, तो 12 6 बार में आता है। तो अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3.6 सेंटीमीटर होगी। तो R बराबर 3.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे, मतलब इंची लेंगे, यहाँ से खींच लेंगे कितनी का, 3.6 सेंटीमीटर का
एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एक चाप लगाएंगे, गोला बना लेंगे। ठीक, अब ये बन गया आपका त्रिज्या, यही बना के बता देना है। प्रश्न नंबर 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाले प्रश्न में क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए गए हैं। एक क्या है, उद्यान है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। किसके पौधे लगाए हैं? विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे क्या किए गए हैं? लगाए गए हैं। फिर कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। मतलब गुलाब का 300 पेड़ लगा है, गेंदे का 250 पेड़ लगा है, जूही का 100, डहेलिया का 150 पेड़ लगाया गया है। कह रहा है कि इन आंकड़ों को किसमें पिक्टोग्राफ द्वारा हमको क्या करिए, दर्शाइए। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है कि हम क्या करते हैं, एक संकेत रूप में बना लेते हैं। जैसे एक फूल का चित्र बना लेंगे, एक फूल का नक्शा बना लेंगे और बनाएंगे कि ये फूल का नक्शा है वो 5 के बराबर है, 10 के बराबर में, 100 के, जो बराबर में रहेगा फिर उसका गुणा करके भाग करके कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गुलाबों की संख्या लिख लेते हैं। गुलाबों की संख्या, गेंदों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। गुलाब अगर हम 50 मान लेते हैं तो सही रहेगा। 100 लिख लेंगे तो ये 150 नहीं कटेगा, लेकिन 50 सबको विभाजित कर लेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो इस प्रकार का जो फूल होगा, ठीक है, इस प्रकार का फूल बराबर होगा 50 फूलों के पौधों की संख्या के बराबर है। मतलब कि एक फूल बना दिए इस प्रकार का, तो हम बोलेंगे कि यह 50 फूलों की संख्या की गिनती हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए कि 300 फूल हैं, मतलब कि 300 डिवाइड बाई 50, यह इससे कट गया 6×5 = 30। मतलब कि हमें गुलाब के लिए इस प्रकार के कितने फूल बनाने पड़ेंगे? 6 फूल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 6 फूल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि बोला था 6 फूल बना लिए। फिर अगला है 250, तो 250 डिवाइड बाई 50 कर लेंगे। यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, 5 बनाना है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 5 बनाने हैं, तो अब यहाँ पर 5 को फूल बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, ज़्यादा बड़ा प्रश्न आता ही नहीं है, बस आपको करने आना चाहिए। अब ये 100 है, तो 100 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो 2 बार में कट गया, तो मतलब 2 फूल बनाने हैं। ठीक, अब उसके बाद बचा है 250 50 के फूल हैं, कट गया 3 बार में, तो ये कितने फूल बनाने हैं? 3 फूल बनाने हैं। यह हो गया पिक्टोग्राफ। यह होगा जो हमने जो संरचना बनाई है वो पिक्टोग्राफ की है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ को प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम मान लेंगे एक ऐसी संख्या मान लेंगे कि वह इन सभी संख्याओं को विभाजित करती हो। हम 100 मानते तो और कम फूलों की संख्या बनाने पड़ती है हमको, और कम दिक्कत होती, लेकिन 100 जो है हम लिखते हैं तो इस 150 को विभाजित नहीं कर सकता, इस 250 को विभाजित नहीं कर सकता, इसलिए हमने 50 माना है ताकि प्रत्येक संख्या क्या हो, विभाजित हो सके और उनके लिए एक फूल अच्छा से बन पाए। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या करिए, हल कीजिए। किनको? पहले प्रश्न यह वाला हल करना है, तो चलिए हम पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? पहला प्रश्न कि 1/2 गुणे 3/5 को क्या करिए, हल करिए। देखिए गुणा का चिन्ह है,
तो गुणे का चिन्ह का मतलब कि ये अंश और हर में हम बात दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ कट ही नहीं रहा है, तो सिंपल सा काम करेंगे कि ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। तो 3 एकम 3 और 5 दूना के 10, बस यही हो गया क्या आंसर। ठीक है, यह करना है, हल करने के लिए बोला तो हमने हल कर लिया है। समझ में कि नहीं आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 7/8 धन 3/4 का क्या करिए, योग करिए। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करिए। तो इसका लौसा ले लेंगे। जब लौसा लेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि दोनों में से भी वही विभाजित हो रहा है। तो 8 एकम 8 कट गया तो 7 बच गया। ये 2 बार में कटा तो 2 3 6। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 बटे क्या आ गया? 8। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?